हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। क्या करेंगे? 9 वर्कशीट नंबर। ये वर्कशीट आपकी पहले आ चुकी है, लेकिन आपकी ऑटम ब्रेक के कारण ये वर्कशीट आपकी पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 26 तारीख में। यहाँ पे आएगा 26। ठीक है, ये करेंगे हम आज। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने पढ़ा था पहले, क्या है? संविधान। किसके बारे में पढ़ा था हमने? संविधान क्या होता है? संविधान क्या होता है? कानून और नियमों की लिखित दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान। जिसमें सभी कानून नियम लिखे रहते हैं। एक किताब है, ठीक है, भारत में, जिसके अंदर सभी तरह के कानून लिखे होते हैं जो भारत को चलाएगा। भारत क्या है? देश है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान है, यानी जो भारत की किताब है कानूनों की, उसके क्या लक्षण है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसकी पहली विशेषता है कि यहाँ पे संसद है। ठीक है, आपने कभी डीडी चैनल पे, जो कि सभी टीवी में आता है, ठीक है, लॉकडाउन में भी आपने डीडी चैनल देखे हैं, ठीक है, डीडी दूरदर्शन भारती, ये सब चैनल पे संसद दिखाया जाता है। उसमें राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या बनता है? कानून। क्या बनता है बच्चों? कानून। अब वो कानून जो बनता है वो क्या है? संविधान का एक लक्षण है। किस तरह बनेगा? वो सभी चीज़ें उसमें लिखी है संविधान में, उस किताब में। ठीक है, जब भी मैं संविधान कहूँगी आप उस किताब को याद करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि उसमें नियम और कानून लिखे हैं। लेकिन वो नियम और कानून बनाएगा कौन भाई? ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो कौन बनाता है? वो कहाँ बनता है? संसद में। कहाँ बनता है? संसद में। कौन बनाता है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये पढ़ेंगे कहाँ बनते हैं। ठीक है, संसद में। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वोट डालने गए हैं, फिर हमारे फिंगर्स पे ऐसे डॉट करके निशान लग जाता है, यानी सभी लोगों को। और कभी आपने सुना है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा काला है इसलिए उसको वोट नहीं डालने दिया, वो इंसान बुजुर्ग है, बूढ़ा है, चल नहीं पाता इसलिए उसको वोट नहीं डालने दिया? ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में क्या है बच्चों? सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। और ये जो अधिकार है वो कहाँ दिया जाता है? भारत में। कहाँ दिया गया है? भारत में। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार, वयस्क होते हैं जो 18 साल के होते हैं, ठीक है, कि वयस्क मताधिकार, मत का अधिकार, वयस्क मतलब जो 18 साल के जब हो जाएंगे तो उनको वोट डालने का अधिकार अपने आप दे दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव को। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म, लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। यानी लोगों को ये फील होगा, महसूस होगा कि भाई ये जो भारत देश है इसमें सभी बराबर है, यानी सभी मिलके अपने नेता को चुनेंगे, उन्हें वोट देंगे। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया कि भारत में बिना किसी भेदभाव को सभी को समान रूप से वोट डालने का अधिकार है। बच्चों, उसे एक हमने डेफिनेशन याद करनी है, सार्वभौमिक मताधिकार। इसी को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। आप इस डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको जो बताया है आप वही याद करिए। मैं इसको आपको आंसर में लिख के दूंगी, वही आपको याद करना है। बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत आसान से आपको याद हो जाएगी वो परिभाषा, और आपको वही याद करनी है। ठीक है, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करके बता देती हूँ। सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार बिना किसी भेदभाव, एक मिनट,
बिना किसी भेदभाव के सभी को वोट डालने का अधिकार क्या कहलाता है? सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार क्या कहलाता है बच्चों? सार्वभौमिक मताधिकार। बहुत आसान है, मैं आपको आंसर में भी लिख के दे दूंगी, आप वही नोट करिएगा और वही याद करना है आपको। इसके बाद आता है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्या है? यानी आप देखो, जैसे हमारा स्कूल है, ठीक है, आप स्कूल के मेथड से समझेंगे। उसमें क्या होती है, प्रिंसिपल तो सारे काम नहीं कर सकती, ठीक है, तो प्रिंसिपल मैडम और स्कूल की टीचर्स, ठीक है, उसमें काम बांट देती हैं। ठीक है, कोई किसी चीज़ का हेड होता है, कोई किसी चीज़ का हेड होता है। किसी टीचर को बोल दिया जाता है आप सारे स्कूल के रूल्स बनाओगे ताकि स्कूल में डिसिप्लिन रहे, शांति बनी रहे। उसी तरह बच्चों हमारा देश है, ठीक है, उसमें भी किसी इंसान को बोल दिया जाता है, जिसे ज़्यादा लोग वोट किएंगे करेंगे वो कानून बनाएगा। ठीक है बच्चों, उसे एक नाम दे दिया गया है विधायिका। क्या नाम दिया गया है? विधायिका। फिर से देखेंगे, विधायिका। सेकंड है, अब भाई एक टीचर ने अपना कानून तो बना दिया, लेकिन क्या वो टीचर अब वो कानून का पालन करवाएगी? नहीं, क्योंकि एक ही टीचर कितना काम करेगी। तो दूसरी टीचर का जो ग्रुप होता है उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। यानी वो ऐसा, जैसे आपके स्कूल में होते हैं पीटी टीचर, ठीक है, वो देखते हैं ना डिसिप्लिन, बच्चा कोई बाहर ना घूमे, कोई ज़्यादा इधर उधर ना घूमे, ठीक है, अपने पीरियड को बंक ना करे। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? आपके पीटी टीचर देखते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है कार्यपालिका। जैसे हमारे स्कूल में होते हैं वैसे देश में भी कार्यपालिका होती है, जो कानून को लागू करती है, शासन चलाती है। अगर कानून बन जाता है तो उसे लागू करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी सही ढंग से। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, चाहे वो विधायिका से हो चाहे कार्यपालिका से हो, तो उसका न्याय कौन करेगा भाई? ठीक है, प्रिंसिपल मैडम करेंगी। उन्हें बताएंगे क्या आपसे गलती हुई है और इस कानून में आप परिवर्तन कीजिए, या जो भी इंसान गलती करेगा उसके बारे में वो बताएंगी। तो हमारे देश में न्यायपालिका यही काम करती है, कानून की व्याख्या करती है और जो कानून बनता है उसके बारे में बताती है, वो सही है या गलत है, कुछ उसमें गलतियां तो नहीं हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें आपको स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ ए और बी, ठीक है, इसको आप लोग मिलान करना है। लेकिन कई बच्चे ऐसे ऐसे मिलान करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आप बड़ी क्लास में जाने वाले हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा बड़ों की तरह सीखना पड़ेगा, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले पढ़ते हैं। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इसी तरह के तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। संतुलन मतलब बैलेंस, ठीक है, मतलब अगर हम किसी एक इंसान को सारी पावर दे, ये एक तो वो है वो संभाल नहीं पाएगा, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहेंगी। हम इंसान ही हैं, कोई भगवान तो है नहीं कि जो हमसे गलती ना हो, हमसे गलतियां हो जाएंगी। फिर क्या होगा, और वो गलतियां क्या है? अब भाई देश की बात आ रही है तो देश में गलती होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए क्या कर दिया गया, संविधान में कहा गया है कि 3 अलग अलग संस्थाएं होंगी, एक कानून बनाएगी, दूसरी उसको लागू करेगी, तीसरी उसमें सुधार करेगी। तो तीनों को बैलेंस करने के लिए, मतलब देश में कानून व्यवस्था सही ढंग से चलाने के लिए 3 तरह की संस्था बनाई गई है। आशा है आपको ये समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके भी बताएं, और समझ में आया तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे आपके रिव्यू पता चलते रहे। चलिए हम करेंगे मिलान करना, ठीक है। भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? आप सभी को पता है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाऊंगी। ये आपका है 18 साल,
क्या है? 18 साल। पहले का जो आंसर है 18 साल। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा बच्चों, आप यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए पीछे। उसके बाद जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता किसे चुनती है बच्चों? प्रतिनिधि को। किसे चुनती है? प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि मतलब नेता। ठीक है। उसके बाद तीसरा है आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को क्या कहते? जो आज़ादी के लिए कोई भी काम किया गया उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है। उसके बाद कानून बनाने वाली संस्था, आपने ऊपर पढ़ा है विधायिका कहा जाता है उसे। ठीक है बच्चों, 4 नंबर है ना। 5, ये 4 हो गया। 5 है कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका। ठीक है। 6 है कानूनों की सही व्याख्या और न्याय दिलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा लिखते ही लिखते। चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1, सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं? उत्तर 1, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। ठीक है बच्चों, यही आपको परिभाषा याद करनी है और बहुत आसान भी है और आपको याद भी हो जाएगी। शासन संसदीय पद्धति जनता की शासन की पद्धति है कैसे? ठीक है, इसमें ये पूछा गया है जो संसदीय शासन पद्धति है, मतलब जो संसद वाली शासन की पद्धति है वो जनता की शासन पद्धति कैसे, यानी इसमें जनता कैसे शासन करती है। इसमें हमारा उत्तर है संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, यानी वोट के द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ पे बच्चों यही आपका आंसर है। उत्तर प्रश्न 3 है राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इनका क्या महत्व है? अगर आपसे अंग पूछा जाए या संस्था पूछा जाए तो आप इन्हीं तीनों के बारे में लिखोगे। ठीक है बच्चों, पहला है राज्य के 3 अंग हैं। ठीक है, पहले आप ये बताएंगे कितने अंग हैं? 3 हैं। और पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। कानून बनाने वाली संस्था, मैंने इसको ज़्यादा लंबी लाइन में ना लिख के बहुत छोटा लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। विधायिका क्या करती? कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? कानून को लागू करने वाली संस्था। न्यायपालिका कानून की सही व्याख्या करने वाली संस्था को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एक और क्वेश्चन है। इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसका क्या महत्व है, यानी क्यों ज़रूरी है भाई। इसमें मैंने लिखा है शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन तीनों संस्थाओं में 2 मात्रा आ गई हैं, एक ही लगेगी। इन तीनों संस्थाओं में कार्यों का बंटवारा, ठीक है, बंटवारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 4th क्वेश्चन देखेंगे, शक्ति के बंटवारे को स्पष्ट कीजिए। जब भी शक्ति या कार्य को बंटवारे की बात की जाए तो आप समझ लीजिए ये जो तीनों के बीच में कार्य को बंटवारा कहा गया है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तीनों की जो कार्य हैं वो आपने ऊपर पढ़ लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत बताया है कि संविधान के अंतर्गत इन तीनों अंगों के कार्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो 3 अंग है इनके बारे में बताया गया हमारे संविधान में। क्यों बताया गया? इससे क्या होगा कि जिससे कि कार्य का बंटवारा प्रत्येक होने पर प्रत्येक अंग अधिक कार्यशील होगा और क्या होगा, दूसरे पर अंकुश रख सकता है ताकि शक्तियों का दुरुपयोग नहीं हो। जैसे कि मॉनिटर होता है, एक मॉनिटर बना दिया जाता तो कई बार वो बच्चों को परेशान भी करता, लेकिन अगर हम 2 मॉनिटर बना देते तो एक मॉनिटर दूसरे मॉनिटर पे नज़र भी रखता है और कोई गलती होने पर उसे बताता भी है। तो इसी तरीके से देश में भी तीनों जो संस्थाएं उसमें बंटवारा कर दिया गया है उनके कानूनों उनके कार्यों का, ताकि अगर गलती हो तो एक दूसरे पर नज़र भी रख सके और अपने कार्य को भी अच्छे ढंग से कर सके। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।